नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने लेक्चर नंबर 10 को लेकर के, जो हमारा मुगल काल से है। इसमें हम बाबर, हुमायूं, अकबर, इन लोगों के बारे में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको देखेंगे, मतलब क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ पीवाईक्यू भी रहेंगे और कुछ संभावित प्रश्न भी रहेंगे। और साथ ही साथ विजयनगर के भी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके पीछे हमारे 9 लेक्चर्स हो गए हैं। तो यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग जा करके इसको देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, इसमें कोई भी गैप नहीं करिएगा, और बहुत लंबा है भी नहीं। जनरली 25 मिनट से लेकर के 35 मिनट के बीच तक में ही सारे वीडियो ऐसे ही हैं। बहुत समय नहीं लगेगा, आप चाहेंगे तो 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो देखते हैं। देखिए, प्रश्न देखने से पहले एक सूचना आप लोग देख लीजिए। सूचना ये है कि आप सभी जानते हैं कि आरओ का जो है वो परीक्षा बहुत करीब आ चुकी है। उसके पहले एपीएस है, और इस बार बहुत संभावना है कि पीसीएस की भी परीक्षा जो है वो अप्रैल मई में ना होकर मई जून में ना हो करके ये परीक्षा जो है वो मार्च में हो जाए। तो इधर 3-4 महीना जो आपका समय है वो प्रीलिम्स को लेकर के होना चाहिए। प्रीलिम्स पे फोकस्ड होइए, क्योंकि प्रीलिम्स की जो परीक्षाएं हैं वो बहुत करीब हैं। और इसी कड़ी में चूंकि आप लोग की डिमांड भी थी, और हम लोगों ने भी प्रयास शुरू भी किया है। समृद्धि टीम जो है वो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम अपना ला रही है, और हमारा जो है पिछले सारे बैचेस फुल जा रहे हैं। और अब हमारा जो नया बैच है वो बैच नंबर 4 स्टार्ट हो गया है, 4 स्टार्ट हो गया है। और अभी इसमें एडमिशन चल रहा है, तो आप लोग इससे जुड़िए और इससे लाभ लीजिए। और इसमें जुड़ने का जो प्रोग्राम है वो आपको मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दे रहा हूँ। इसमें जो है, देखिए, पीवाईक्यू के साथ साथ संभावित प्रश्न भी हम करवा रहे हैं। वो क्यूज के माध्यम से ही हो रहा है, पीडीएफ टेस्ट भी हो रहा है विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब व्याख्या सहित उसका उत्तर भी हम दे रहे हैं। और इसमें जो है जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स और हिंदी को भी हम कवर कर रहे हैं। मतलब समीक्षा अधिकारी का कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि परीक्षा के पहले पहले तक हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको करवा ना दे। तो इसलिए आप लोग इससे जुड़िए, और ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है आप लोगों के लिए, ये हमारा जो प्रोग्राम है। और अधिक जानकारी के लिए 7303075007 पर आप संपर्क कर लें। और वहां से आप चाहेंगे तो स्टाफ से लोगों से कहिएगा तो पीडीएफ वूडीएफ टेस्ट भी दे देंगे, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, डेमो क्लास भी देख सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारी सूचना हुई समाप्त। अब आते हैं प्रश्न पर। आइए, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, किस सुल्तान ने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? जल्दी से आप लोग बताइए, किस सुल्तान ने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, कैकुबात, मुबारक खिलजी। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर थंबनेल पे तो मुगल वंश है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पीछे का भी है, तो आप लोग कर लीजिए, और ये भी आपके तैयारी का ही भाग है। बताइए, इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था किसने? तो इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए बताया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने जो है इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था। और इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता व्यवस्था की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश ने की थी। और ये इक्ता व्यवस्था जो है वो एक तरीके से प्रशासन को संचालित करने वाली व्यवस्था थी, और सल्तनत काल के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मुगल काल में इसमें बहुत से परिवर्तन आते हैं, सारी चीज जो मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था का जो स्थान था, जो आप लोगों ने मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, वही सल्तनत काल में एकता व्यवस्था की भूमिका रही है। और इसका जो प्रारंभकर्ता यदि पूछे तो इल्तुतमिश है। और इस व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो मतलब अलाउद्दीन खिलजी काल में इस प्रकार की नियुक्तियों का प्रचलन समाप्त हो गया था। सारी ये ध्यान रखना है कि समाप्त इस व्यवस्था को जो है जिसमें नियुक्तियों में जो प्रचलन था उस व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। चलिए, अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा यह सही सुमेलित नहीं है? इसका भी बहुत ध्यान देना है कि कौन सा सुमेलित है या नहीं है। तो सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी। खिज्र खान ने दिल्ली सिंहासन को सत्ता ग्रहण किया 1414 ईस्वी।
सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की स्थापना की 1504 ईस्वी। कन्नौज का युद्ध 1530 ईस्वी। आप लोग को बताना है कि इसमें एक विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है, वो कौन सा विकल्प है। सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। देखिए, सुल्तान जलालुद्दीन की जो हत्या हुई थी वो 1296 में हुई थी। अब किसके द्वारा हत्या की गई थी ये तो आप लोगों को पता होगा। और खिज्र खान ने दिल्ली का सिंहासन जो ग्रहण किया था वो 1414 ईस्वी में किया था, ये भी सही है। और सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की स्थापना की थी, तो ये 1504 में की थी, ये एकदम सही है। और कन्नौज का युद्ध ये 1530 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1540 में। तो यही जो आपका ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें आप लोग। देखिए, कन्नौज अथवा बिलग्राम देखिए, कन्नौज अथवा बिलग्राम का जो युद्ध है वो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी एवं मुगल शासक हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं को परास्त करने के पश्चात शेरशाह ने सत्ता ग्रहण की एवं एक बार में पुनः उत्तर भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना कर दी। मतलब ये जो युद्ध था ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, कन्नौज या बिलग्राम का, जो 1540 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं कौन था? वो मुगल शासक था। और इसी युद्ध में हुमायूं को परास्त करने के पश्चात जो शेरशाह था वो सत्तासीन होता है। और अफगान, जो चूंकि अफगान रहते हैं, सूर्यवंश के जो लोग होते हैं, और पुनः एक बार मुगल वंश का जो तुर्क सत्ता समाप्त होती है और अफगानियों की सत्ता वापस आ जाती है। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। और देखिए, व्याख्या पे तो बहुत ध्यान देना है, क्योंकि व्याख्या से ही जो है बहुत संभावना है अगले प्रश्न को बनने की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर हासपेट नामक नगर बसाया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा व डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की थी। आप लोग को बताना है कि केवल एक सही है, केवल तीन सही है, दो तीन सही है, एक दो तीन सही है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में है। कृष्णदेवराय जो कि बहुत ही महान शासक थे विजयनगर के। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स में कौन से सही हैं। और देखिए, कमेंट सभी लोग करते रहिए। 3 नंबर बताइए। 3 नंबर कमेंट करके बताएं आप लोग, सभी लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। इसमें केवल 3 ऑप्शन ये सही है, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत है। और क्यों गलत है थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें। श्री कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, न कि अष्ट प्रधान। तो अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप लोग बताइए कि अष्ट दिग्गज अगर कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे तो अष्ट प्रधान जो है वो किसके दरबार से संबंधित थे? तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और ये आप लोगों का होमवर्क है। यह तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि थे। मतलब ये जो अष्ट दिग्गज थे ये कौन लोग थे? इसमें तेलुगु के जो महान विद्वान और कवि लोगों का एक समूह था, 8 लोगों का, वही थे। अष्ट प्रधान शिवाजी के प्रशासन से संबंध। देखिए, होमवर्क तो आपको दिए, लेकिन हमने इसको क्लास में ही बता दिया। तो चलिए, जो अष्ट प्रधान था वो शिवाजी के प्रशासन से संबंधित थे। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर नागलपुर नामक नगर बसाया था। देखिए, माता के नाम पर नागलपुर, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूछा गया है कि माता के नाम पर कौन सा नगर बसाया था, तो नागलपुर नगर बसाया था। जबकि हासपेट नामक नगर जो है वो अपनी पत्नी की स्मृति में बनाया था। देखिए, ये प्रश्न में नहीं पूछा गया। बहुत संभावना है कि आपका जो है अगला प्रश्न यहाँ से पूछे कि नागलपुर तो पूछ लिया है कि माता के स्मृति में बनवाया था, लेकिन हासपेट नामक नगर अपनी पत्नी की स्मृति में बनवाया था कृष्णदेव राय ने। तो चलिए, ये हो गया। और अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं।
ये तो वही सूचना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों से संपर्क करें, आप लोगों को यहाँ से बेहतर जानकारी मिल जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सदाशिव राय के शासनकाल में ही पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। 4 नंबर को आप लोग बताइए। तो देखिए, कमेंट सभी लोग करते रहिए, कमेंट सभी लोगों को करना है, कमेंट सभी लोग को करना है। देखिए, इससे ये होगा, इससे आपकी तत्परता तो हमको दिखेगी दिखेगी, साथ ही साथ आपकी वास्तविक स्थिति का भी पता चलेगा कि आप लोग की वास्तविक स्थिति कैसी है, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। तो इसमें जो है, जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया वो सही है। इसका पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। और क्यों गलत है, थोड़ा सा आप लोग व्याख्या देखें। देखिए, पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार अच्युत देव राय के शासनकाल में किया था, न कि सदाशिव राय। तो ये जो सदाशिव राय के शासनकाल में, देखिए, पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार तो किया था, लेकिन उस समय शासक कौन था, तो वो अच्युत देव राय थे, न कि सदाशिव राय थे। तो ये ऑप्शन पहला इसलिए आपको गलत हो गया। और पुर्तगाली यात्री जो नूनीज ने अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। नोट, जो नूनीज थे वो घोड़े के व्यापारी थे। तो ये भी ऑप्शन जो है फैक्ट है, ये आप लोग जरूर देख लें इसको। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से सही कालक्रम में रखकर कूट में दिए गए उत्तरों में से कौन सा सही उत्तर है, चिन्हित करें। खानवा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा गया है। और हर बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूजन में गलती करते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बताना कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। और इन युद्धों में ये भी आप लोग देख लीजिए कि कौन किसके बीच हुआ था, परिणाम क्या निकला, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न इधर पूछे जा रहे हैं। खानवा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध। जल्दी से आप लोग कमेंट करके 5 नंबर क्वेश्चन में बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर जो है वो ए दिया है वो एकदम सही है। देखिए, सबसे पहले खानवा का युद्ध होता है, फिर चौसा होता है, चौसा के बाद जो होता है वो धर्मत होता है, और सबसे लास्ट में होता है वो पालखेड़ा का युद्ध होता है। थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए, खानवा का जो युद्ध होता है वो कब होता है, 1527 ईस्वी में। किसके बीच होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। खानवा का युद्ध किसके बीच होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। कब होता है, 1527 ईस्वी में। फिर चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। किसके बीच होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 किसके बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। धर्मत का जो युद्ध होता है वो 1658 ईस्वी में होता है। आप सभी जानते हैं कि ये जो युद्ध है धर्मत का या सामूगढ़ का, ये सब जो युद्ध है ये उत्तराधिकार को लेकर के लड़े गए युद्ध थे। तो ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। जबकि पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पालखेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो हैदराबाद के निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच हुआ था। जो पालखेड़ा का युद्ध है वो 1728 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और बाजीराव प्रथम, जो पेशवा होते हैं बाजीराव प्रथम, उनके बीच हुआ था। तो ये जो फैक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इसको जो है आप लोग जब क्लास करने बैठिए तो पेन पेंसिल लेके जो भी आपके पास हो बैठिए, उसको नोट डाउन करते रहिए। और यदि नोट करने में भी समस्या आ रही है तो वीडियो रोक करके कर सकते हैं। यदि फिर भी नहीं मन कर रहा है तो हम अपनी टीम से अनुरोध करते हैं कि इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डलवा दें, ताकि आप लोग वहां से इसको लेकर के प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि प्रैक्टिस, देखिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। निरंतर परिश्रम करिए, लगातार परिश्रम करिए, और पुरानी चीजों का भी रिवीजन करते रहिए, नए चीजों को तो पढ़िए ही पढ़िए। तो यदि आप क्रमबद्धता से निरंतर परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। और इधर 3-4 महीना तो कमर कस लीजिए, क्योंकि परीक्षाएं खूब हैं। और सबसे अच्छी बात ये है
कि बहुत दिन के बाद यूपी कमीशन में, तो आप लोग जान ही रहे होंगे इस समय सीटें कितनी कम आ रही हैं, तो एक अच्छा अवसर है समीक्षा अधिकारी के माध्यम से, एपीएस के माध्यम से, अपर में भी बहुत इस बार अच्छी सीटें आ रही हैं, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। हम भी इस विश्वास पे कायम है, हमको भी लग रहा है कि हो सकता है कि इस बार काफ़ी अच्छी सीटें आए। और तीसरी चीज़ ये है कि फिर एलटी की भी तमाम वैकेंसियां हैं इस बार, तो आप लोग अगर इधर 4-6 महीना कायदे से लगेंगे तो आपको यहाँ नौकरी मिलने में बहुत सहूलियत होगी, जो आप लोगों का सपना है, जिसके लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बताना है कि मोहम्मद आदिल शाह, फिरोज शाह, इस्लाम शाह, इब्राहिम शाह, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो शेर शाह का उत्तराधिकारी था। सभी लोग कमेंट करके बताएं। के नंबर 10 सेकेंड दे रहे हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइए शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। शेर शाह का जो उत्तराधिकारी था वो इस्लाम शाह था। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए, शेर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका द्वितीय पुत्र इस्लाम शाह उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। इसका जो समय था वो 1545 से 1553 ईस्वी के बीच था। आप सभी जानते हैं कि 1540 में शेरशाह जो है वो सत्तासीन होते हैं, और बहुत ही कम समय में एक इंसिडेंट दुर्घटना से उनका जो है 1545 में डेथ होती है। उसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी होता है वो इस्लाम शाह होते हैं, और ये 1545 से 1553 तक जो है ये शासन करते हैं। तो ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रम अनुसार वंचित नहीं करें हैं, ये अनुसार एक तरीके से सजाना है आपको कि सबसे पहले कौन सा करता, सिंध, खानदेश, बंगाल, काबुल। आपको बताना कि अकबर ने जो अभियान किया था उसका कालानुक्रम क्या है, उस हिसाब से आपको क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। 3-4-1-2, 1-2-3-4, 3-2-4-1, 2-4-3-1, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। आप लोग सभी इसका उत्तर दीजिए। आप लोग सभी 7 नंबर का उत्तर दीजिए, क्या है? 7 नंबर का आप लोग बताइए कमेंट करके। और इसमें जो है जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। और इसकी थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखिए। देखिए, बंगाल का जो अभियान करता है वो अकबर 1574 ईस्वी में करता है। काबुल का जो अभियान है वो 1581 में, बंगाल के बाद काबुल जाता है 1581 में। सिंध 1590 में। और खानदेश जो है वो 1591 में करता है। और अब देखिए, ऐसे प्रश्न को भी करने की आदत डालिए, ऐसे प्रश्न पे भी वर्क करिए, क्योंकि अब जो है आयोग थोड़ा सा अपनी लेवल को बढ़ा दिया है, वो थोड़ा डीप में जाके पूछ रहा है, और वो ऐसे क्षेत्रों को पूछ रहा है कि जो अभी तक जनरली विद्यार्थी पढ़ते नहीं थे, या आयोग द्वारा वहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता था। तो जो उपेक्षित क्षेत्र हैं वहां से अब ये बहुत फोकस कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल 1574 ईस्वी में वो अभियान करता, बंगाल का, काबुल का 1581, सिंधु का 1590, और खानदेश का 1591 में। तो चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए, क्या है? ये तो वही सूचना है, आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कि दाखिली कौन थे? पूरक सिपाही, प्रतिष्ठित सिपाही, बादशाह के सिपाही, मनसबदारों के स्थायी सिपाही। बताइए ये दाखिली कौन थे? सभी लोग कमेंट करें, 10 सेकेंड दे रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करके बताइए दाखिली कौन थे। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है कि मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे, तो ये जो होते थे ये पूरक सिपाही होते थे। और थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए।
मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली सैनिक पूरक सिपाही थे, जिनकी नियुक्त राज्य की तरफ से की जाती थी, हालांकि इन्हें मनसबदारों के नियंत्रण में रखा जाता था। ये जो दाखिली सिपाही होते थे, ये पूरक सिपाही होते थे, कि मतलब अगर कहीं सिपाहियों की जरूरत होती थी तो ये वहां पहुंचते थे। जैसे आज के दौर में सीआरपीएफ की भूमिका है, कि मतलब रिजर्व पुलिस जो होती है, जैसे पीएससी होती है स्टेट में, हमारे यूपी में तो पीएससी है, तो वो जनरली अपने कैंप में रहते हैं, लेकिन जब जरूरत रहती है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो इनको लगाया जाता है। तो यही इनकी भूमिका थी। और इनकी नियुक्ति भले राज्य के द्वारा होती थी, लेकिन ये मनसबदारों के एक तरीके से नियंत्रण में रहते थे। जो मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था थी, आप सभी जान रहे होंगे कि मुगल प्रशासन का वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, और वही एक तरीके से उसी के माध्यम से व्यवस्था जो है वो संचालित होती थी। तो उसमें जो तो मनसबदार थे, तो ये रहते तो इनके नियंत्रण में, लेकिन इसकी जो नियुक्ति होती थी वो राज्य के द्वारा होती थी। जो अहदी सैनिक थे वो बादशाह के सैनिक होते थे। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि जो अहदी सैनिक हैं ये कौन थे। तो ये बादशाह के सैनिक होते थे, ये बादशाह के अंगरक्षक भी होते थे। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि बादशाह के अंगरक्षक कौन से सैनिक होते थे, तो अहदी सैनिक होते थे। इन्हें वेतन एवं साजो सामान राज्य की ओर से मिलता था। मतलब इनको तो वेतन राज्य देता ही देता था, बल्कि सैन्य उपकरण जितनी भी इनकी चीजें होती थी, जो भी उस समय सैन्य गतिविधियों के लिए उपयोगी चीजें होती थी, तो वो सब कौन मुहैया कराता था? तो वो सब राज्य ही मुहैया कराता था। और इनकी थोड़ा सा भूमिका भी बहुत ज्यादा होती थी, बहुत महत्वपूर्ण होते थे। इनका वेतन भी ज्यादा होता था। क्यों होता था? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भाई बादशाह को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे आज के समय में हमारे जो एनएसजी कमांडो है, उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, उनकी वैल्यू बहुत होती है, क्योंकि वो हमारे जो टॉप क्लास के वीआईपीज होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज हमारे एनएसजी कमांडो है, उनसे आप तुलना कर सकते हैं, किसकी? अहदी सैनिकों की तुलना कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। हमारा जो है सेकंड लास्ट प्रश्न है कि किस मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? आप सभी जान रहे होंगे कि अकबर के समय में, अकबर के शासनकाल में जो रानी दुर्गावती थी उनसे युद्ध हुआ था। तो आपको बताना है कि उसमें मुगल सेनापति कौन था? तारदी बेग, अली कुली खान, आसफ खान, अधम खान। सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करके बताएं, और ये इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत संभावना है प्रश्न बनने की। ये जो युद्ध है 9 नंबर, सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 9 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसमें आसफ खान ही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या आप लोग देखें। अकबर ने 1564 ईस्वी में, देखिए टाइम याद रखिए, 1564 ईस्वी में आसफ खां को गढ़ कटंगा पर अधिकार करने के लिए भेजा था। गढ़ कटंगा जो एक तरीके से रानी दुर्गावती का कैपिटल था, वहां अधिकार करने के लिए भेजा था। किसको भेजा था? आसफ खां को भेजा था। और कब भेजा था? तो 1564 ईस्वी में। चौरागढ़ के निकट रानी दुर्गावती ने बड़ी वीरता से मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला किया, किंतु वह पराजित हुई। और यही इन्होंने क्योंकि इनका ये था कि भाई हम अंग्रेजों, वो सारे अंग्रेज कह रहे हैं, मुगलों के हाथों से मरने से बेहतर है कि इन्होंने खुदकुशी कर ली थी, खुद ही अपनी हत्या कर ली थी घिरा पा करके। तो ये घटना है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये युद्ध कब हुआ था? 1564 ईस्वी में। मुगल कमांडर कौन था? आसफ खां था। और इसमें रानी दुर्गावती की निर्णायक हार हुई थी, वो इसमें डेथ भी उनकी हो गई थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए आगे देखिए। अकबर की विभिन्न उद्घोषणाओं आदेशों का कालानुक्रम व्यवस्थित की। देखिए जब अकबर सत्तासीन होता है तो उसके बाद कुछ समय तक तो वो बैरम खां के प्रभाव में रहता है, 56 में होता है, 60 तक तो प्रभाव में ही रहता है। और उसका प्रभाव में होने का कारण आप सभी जानते हैं कि बहुत कम समय में बना था, 13-14 साल की उम्र में शासक बनता है। और उस समय एक आकस्मिक घटना के तहत ही हुमायूं की डेथ होती है। तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा भी मेच्योर नहीं रहता है। लेकिन 60 के बाद जब वो सब चीज़ें छोड़ करके एक मेच्योरिटी उसमें आती है और आगे बढ़ता है, तो तमाम तरीके की नीतियों को अपनाता है। और उस नीतियों से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इसको देखिए कि पहली बार जजिया की समाप्ति
तीर्थ यात्रा करके समाप्ति, चित्तौड़ का फतहनामा जारी करना, युद्ध बंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को मुगल बनाए जाने पर प्रतिबंध, रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध। एक तरीके से दास्ता की बात हो रही है। इतने लंबे स्टेटमेंट से आप एक मोटा मोटा निष्कर्ष निकाल लीजिए। तो इसको आपको अरेंज करना है कि कब सबसे पहले अकबर ने क्या किया था, उसके बाद तो बताइए। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। और ये अंतिम प्रश्न है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तो आप सभी लोगों का सही होगा। पहली बार जजिया की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, चित्तौड़ का फतहनामा जारी करना और दास प्रथा का अंत। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। 10 नंबर कमेंट सभी को करना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा 4, 2, 1, 3। सबसे पहले दास्ता का वो अंत करता है, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है, और फिर जजिया की समाप्ति करता है और चित्तौड़ का फतहनामा जारी करता है। ये सबसे लास्ट में है। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए, युद्ध बंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध, यानी कि दास प्रथा का जो अंत करता है, कब करता है? 1562 ईस्वी में करता है। तीर्थ यात्रा कर की जो समाप्ति है वो 1563 ईस्वी में होता है। और पहली बार जजिया की जो समाप्ति की जाती है वो 1564 में। तो ये क्रम ही देख लीजिए। 62 में क्या होता है? दास्ता का अंत होता है। 63 में क्या होता है? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है। और 64 में क्या करता है? जजिया कर की समाप्ति करता है। और सबसे लास्ट में क्या करता है? तो चित्तौड़ का जो है वो फतेहनामा जारी करता है। तो ये सारी चीजें हैं। ये आज का हमारा प्रश्न था 10 नंबर, 10 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, कुछ महत्वपूर्ण सूचना है उसको आप लोग देखिए। ये तो बैच के बारे में है, आप लोग इससे जुड़िए। और इससे जुड़िए इसलिए कि इससे आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। बहुत ही परिश्रम करके चीजें बनाई जा रही हैं। और लास्ट में ये है कि हमारा जो पिछला क्लास है वो करंट अफेयर्स पे भी रहा है। तो यदि आप लोगों ने इन सब क्लासों को नहीं देखा है तो पीछे के क्लास से जाके देख लीजिए। इसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर भी किया है। और करंट को तो इग्नोर एकदम नहीं करना है, क्योंकि करंट की भूमिका जो है आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि करंट में क्या है कि जो क्वेश्चन आते हैं उसको करने की सटीकता बहुत ज़्यादा रहती है। यदि आप जीएस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परफॉर्म तो 70% तक चीज़ें सही करेंगे। लेकिन करंट में क्या है कि 90% तक आप कर सकते हैं प्रश्न को। तो सोचिए 20% का वेटेज दे रहा है। और चूंकि इसमें करीब अगर आप आरओ का ही देने जाएंगे तो कम से कम आपको 35 क्वेश्चन तो वहीं से मिल रहे हैं। अपर दे रहे हैं तो 35, 37, 38, 40 क्वेश्चन तक आ जाता है करंट से ही जोड़ करके। यदि यूपी करंट जोड़ लिया जाए, इकोनॉमी के करंट को जोड़ लिया जाए, तो इसको तो इग्नोर करना ही नहीं है। और इसकी जो तैयारी होती है, विश्वास मानिए, यदि आप लोग को लगता है कि वो नीली पीली आंख वाली, काली आंख वाली, वो सब आके हम पढ़ के कर लेंगे, देखिए वो सब अच्छी बुक है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि लेकिन करंट की जो भूमिका है अब इधर बढ़ गई है। आप अगर करंट को उस समय के लिए छोड़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि एक तो वो सब जो मैगजीन्स आती हैं परीक्षा के इतने कम समय के पहले आती हैं कि आप वैसे भी बहुत प्रेशर में रहते हैं। और उस समय फिर आप नई चीजें उठा के पढ़ते हैं तो उस वहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है। और जब परीक्षा हाल में जाते हैं तो यदि वहां से क्वेश्चन आता भी है तो उसको सही करने का जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत कम हो जाती है। वो आप कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। तो उस कंफ्यूजन से भी बचने के लिए करंट पे आपको रोज परिश्रम करने की जरूरत है। और रोज परिश्रम के तहत आप जो है मैगजीन, जो आपकी मंथली मैगजीन है उस पर पढ़िए, न्यूज़पेपर भी पढ़िए। और साथ ही साथ हमारा जो ये वीडियो आ रहा है इसको आप लोग फॉलो करिए। इसको आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद एहसास होगा कि वाकई में जो यूपी कमीशन या जो भी कमीशन है, स्टेट कमीशन, वो कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं और हम उसी को टारगेट करके प्रश्न बना रहे हैं। ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये जो क्लास है आपके लिए। तो आप लोग इससे तो जरूर जुड़िए। और चलिए एक अंतिम सूचना और देख लें जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का जो है वो टेलीग्राम चैनल है। और इससे तो आप लोग इसलिए भी जुड़िए क्योंकि मैं जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ उसका जो है पीडीएफ आपको हम यहाँ डलवा देंगे। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ हम टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, क्विज टेस्ट। तो आप समय समय पर टेस्ट भी देते रहिए, उससे भी आपका एक तरीके से स्वतः मूल्यांकन होता रहेगा। और चूंकि जब आप ग्रुप में देखेंगे वहाँ काफी बच्चे जुड़े भी हुए हैं, तो जब आप ग्रुप में देखेंगे तो आपको अपनी स्थिति का
स्थिति की जानकारी होगी कि हमारी स्थिति क्या है। तीसरी चीज़ ये है कि यदि आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आप जो है अपना पीडीएफ बना करके भेजिए, हम उसको चेक कर देंगे, उसमें जो कमी रहेगी वो बता देंगे। और यहाँ बच्चे आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं तो आपको इससे ये होगा कि आपको एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी मिलेगा, उन बच्चों को देख करके भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमारा जो प्रयास है कि हम यूट्यूब के माध्यम से डेली आपको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके परीक्षा के लिए जो उपयोगी हो उनको कवर कराएं, ताकि आपको कुछ लाभ मिल सके बेहतर तरीके से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर पुनः मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।